उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, ध्येय आईएएस का ये 10 नंबर का टेस्ट है, फुल लेंथ है ये, ठीक है। और इससे पहले हमने 9 नंबर का किया है, 11 नंबर का किया है, 7 नंबर का किया है, तो आप लोग उसको देखिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। कह रहा कि कौन से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के संदर्भ में सत्य हैं, ठीक है। किसान अपनी उपज को सरकार को तभी बेचते हैं जब बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब किसान की फसल बाजार में 500 की बिक रही हो और एमएसपी उसका न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है वो 400 हो, तो वो क्यों 400 में बेचेगा, ठीक है। जब यहाँ पे 300 में बिक रही है ना मार्केट में, तभी वो तो जाके यहाँ पे बेचेगा। तो बिल्कुल कथन सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य किसानों को पैदावार पर अत्यधिक लाभ करवाना है। नहीं, अत्यधिक लाभ करवाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है कि न्यूनतम मूल्य उपलब्ध कराना है। मतलब इससे कम ना होना चाहिए, उनका बहुत लॉस भी ना हो, लेकिन हाँ, अत्यधिक लाभ करवाने का कोई इनका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये वाला गलत हो गया हमारा। आंसर कौन सा हो गया? केवल एक सत्य है। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर बात करें, ठीक है, ये सपोर्टिंग प्राइस होता है, जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, तो इसको कृषि मूल्य लागत आयोग जारी करता है। 22 फसलों पे जारी किया जाता है, टोटल 22 पे, ठीक है। और एफआरपी ये राज्य सरकार जारी करती है, ये यूपी में गन्ना पे जारी की जाती है, ये एफआरपी होती है। एमएसपी 22 फसलों पे होती है, ठीक है। अब आप लोग अगर इसको देख रहे हो ना, तो गेहूँ और धान, गेहूँ फिर भी नहीं, लेकिन धान का समर्थन मूल्य कमेंट करिए जो 2025-26 में हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे अभिकथन है और कारण है। भारत में पर्यटन एवं होटल उद्योग के विकास का कार्य आईटीडीसी यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह एक अर्ध स्वायत्त संस्था है। अब कह रहा है कि यह कथन और कारण दोनों सही है कि नहीं, नीचे इसके ऑप्शन दिए हैं। देखिए, ये हैं तो दोनों सही भाई, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, लेकिन ये अर्ध स्वायत्त संस्था ये भी सही है। लेकिन क्या ये इसका व्याख्या कर रहा है भाई? इससे कोई मेल तो खा नहीं रहा, बस यही लग रहा है कि इसमें एक लाइन और जोड़ दी गई है ना। तो दोनों सही हैं, परंतु क्या है, व्याख्या सही नहीं है। बढ़ जाते हैं आगे। कौन सा एक असत्य है, देखते हैं। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु नीति आयोग एक नोडल संस्था है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन आय से जुटाए जाते हैं। देखिए, भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन आय से जुटाए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 1991 से 2000 का दशक रोजगार विहीन दशक कहलाता है। हाँ, ये कहा जाता है। इस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। फिर कहना है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त होनी पंचवर्षीय योजना है। बिल्कुल नहीं, चतुर्थ नहीं थी। कौन थी? पाँचवीं थी, जिसका टाइम पीरियड जो था वो था 79 तक, लेकिन वो 78 में ही समाप्त हो गई थी। और 78 में समाप्त होने के बाद में क्या हुआ था, यहाँ पे अनवरत योजना शुरू हो गई थी। कौन सी? अनवरत लागू की गई थी, अनवरत योजना। बात समझ में आई? तो जो पाँच नंबर की थी, ये गलत हो जाएगा। 5 नंबर की थी, उसका टाइम पीरियड क्या था? 74 से 79, लेकिन वो 1 साल पहले ही समाप्त कर गई थी। जनता दल की सरकार आ गई थी और तो इन्होंने अनवरत योजना लागू की थी, एक वर्ष की, ठीक है। तो डी वाला हमारा गलत हो जाता है। सतत विकास लक्ष्य, देखिए 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, एसडीजी जो गोल जिसे कहते हैं। जिनको नहीं पता है वो जाके तुरंत रट लो। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, लिंग असमानता, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल, सतत ऊर्जा, है ना। इस तरीके से आपकी जुबान पे होनी चाहिए, ठीक है। 2030 तक पूरे करने का लक्ष्य था। देखिए, मुश्किल है, कोई भी एक भी हासिल नहीं हो पा रहा है और ना ही लग रहा है कि हासिल हो पाएंगे, ठीक है। तो इनको बदलना ही पड़ेगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक स्थान कागज़ विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। देखिए, कौन सा नहीं है। यमुनानगर हरियाणा में भैया प्रसिद्ध है कागज़ के लिए। गुवाहाटी असम में भी कागज़ बनता है। बल्लारपुर महाराष्ट्र में भी कागज़ है। लेकिन जो शाहाबाद बिहार है, ये कागज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। जिस कागज़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, एक और नेपानगर, ठीक ना। और एक यूपी में है, जब उत्तराखंड जाओ तो पड़ता है, उसका नाम भूल गए हैं, वो भी काफ़ी फेमस है। खैर, नेपाल नगर भी याद रखना, ये भी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। 5 नंबर देखते हैं। किस एक को सामान्य कीमत स्तर के बढ़ाने के साथ वर्णित किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि सामान्य कीमत जब स्तर बढ़ता है तो किसका प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये मुद्रा प्रसार, ठीक है। मुद्रा प्रसार का तात्पर्य क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से है, ठीक है। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा प्रसार कहते हैं। अर्थात मुद्रा की निश्चित मात्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय किया जा सकता है, ठीक है। इसके परिणामस्वरूप सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है, ठीक है ना। समझ में आई बात? हो सकता है ना समझ में आई हो तो कमेंट करना, मैं फिर से बता दूंगा। मर्ग, बुग्याल, प्यार, निम्नलिखित में से
किससे संबंधित हैं? ये बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। तो लघु हिमालय की ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। देखिए हिमालय जो बटा हुआ है, एक तो ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस मतलब बाहरी उधर वाला, फिर ये एक हो गया ये महान हिमालय, फिर ये एक हो गया ठीक है मिडल हिमालय, फिर ये एक हो गया लघु मतलब नीचे वाला। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा हम लोग टहलते हैं ना, यहाँ पे तो जा नहीं पाते हैं। तो इन्हीं पे जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग है ना, बुग्याल, पयार, ये सब इन्हीं पे पाए जाते हैं। लघु हिमालय की ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदान कहे जाते हैं इनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मूल अधिकार के तहत निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत नहीं आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आता है कि नहीं भैया? आ जाता है ना। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये भी आता है कि नहीं आता है? ठीक है। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये भी आता है, 19 के अंतर्गत ही आ जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता नहीं, ये तो 25 से 28 में आता है धार्मिक अधिकार के तहत, तो ये वाला गलत हो जाता है। क्वेश्चन बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा एक असत्य है? ध्यान से देखना, कौन सा एक असत्य है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ जी बिल्कुल की जाती है। इनका आर्टिकल कौन सा है? ठीक है 148। इनका वेतन भत्ता तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। हाँ जी बिल्कुल भारित होती है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात वह केवल भारत सरकार के ही अधीन कोई पद धारण कर सकता है? जी नहीं, ये कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी पद ये धारण नहीं कर सकते, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। और असत्य पूछ रहा था, मेरा आंसर यही हो जाएगा। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद नहीं धारण कर सकता। सही बात है, ये कह रहा है कि पद धारण नहीं करता, कन्फ्यूज मत होना। इसका तो कार्यकाल होता है ना 6 वर्ष या 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या 65 की आयु तक, ठीक ना। तो भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्यों धारण करेगा, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सी वाला गलत हो जाता है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, देखिए राष्ट्रपति की बात की जा रही है, ध्यान से सुना, वह स्वयं प्रत्याशी होता है तब भी होगा। भाई अगर स्वयं प्रत्याशी होगा तब भी होगा। स्वयं प्रत्याशी जो होता है वो नहीं वोट करता है, क्या करता है? उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुमत सिद्ध करने से क्या, वो सदस्य होना चाहिए सिर्फ, बहुमत की तो बात की बात है। तो क्या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो देखो अगर राज्य में उच्च सदन कहा जाएगा तो वो विधान परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधान परिषद। और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो, तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के क्या होता है? विधानसभा और संसद में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित, ठीक ना, मनोनीत नहीं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब महाभियोग लगता है तब सारे जो मनोनीत होते हैं वो भी भाग ले सकते हैं, ठीक ना, ध्यान रखना इसको। कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पहाड़ियाँ हैं और अवस्थिति हैं। रामगिर की पहाड़ियाँ, शिवराय की पहाड़ियाँ, मैकाल की श्रेणी, गढ़जात पहाड़ियाँ। तो देखिए कौन सा सम्मिलित करा नहीं है। तो रामगिर की पहाड़ियाँ तो आंध्र प्रदेश में है, शिवराय भी तमिलनाडु में है, जवादी शिवराय है ना। मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उड़ीसा में है। गढ़जात कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में, ठीक ना। असत्य कथन का चयन करें। सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली सदानीरा नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकसताल से होता है। कह रहा कि असत्य, तो बिल्कुल सही बात है, होता है कि नहीं होता है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ से होता है, बिल्कुल होता है, और ये समुद्र तक ना जाके रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। महानंदा नदी गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी और अंतिम नदी है। हाँ बिल्कुल, बाएं तट पे मिलती है महानंदा, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब क्या कह रहा था? असत्य, हाँ ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि कोई असत्य नहीं है, सब सत्य है यहाँ पे। अवस्थिति के पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, कह रहा कि सबसे पश्चिम कौन है और फिर इसमें कौन सा है। देखिए धौलागिरी है, नंदा देवी है, कामेत है, अन्नपूर्णा है। तो पश्चिम किधर? पश्चिम इधर हो जाएगा और पूर्व इधर हो जाएगा। अब कह रहा पश्चिम से पूर्व, तो देखिए धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, अन्नपूर्णा। अब अगर इनका आपको थोड़ा सा भी क्रम पता है तो आप कर लोगे। देखो कामेत है और नंदा देवी है, धौलागिरी है, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है ना। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? कामेत पहले है यहाँ पे, ठीक है। और कामेत के बाद में क्या? नंदा देवी है, और उसके बाद में क्या है? धौलागिरी है ना, धौलागिरी, और उसके बाद में अन्नपूर्णा है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। भारत में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में भारी भिन्नता पाई जाती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा होता है भारत में, ठीक है। साउथ देख लीजिए, फिर नॉर्थ देखिए, नॉर्थ ईस्ट देखिए, पश्चिमोत्तर देखिए, सब में भिन्नता है कि नहीं? मध्य भाग में भी भिन्नता है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हिमालय यहाँ पे है ना, इसलिए।
तो बिल्कुल दोनों कथन कारण सही, व्याख्या भी कर रहा है। इसी के कारण ही तो यहाँ पे अलग अलग जलवायु और अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एडन नहर निकलती है, तो दामोदर जो नदी से निकलती है एडन नहर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। चेंचू जनजाति किस एक क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो चेंचू कहाँ है? चेंचू नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे जो पर्यावरण मंत्रालय ने के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ऐसा कहा जाता है चेंचू। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ मतलब अभी लिखित में कहीं नहीं है, पर्यावरण मंत्रालय का ही एक वो आया था, उसमें कहा गया था। अच्छा, ये नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र जो है, यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण का इससे संबंध है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे संरक्षण में भागीदारी करते हैं। ठीक है, किस या किन नदियों का मुहाना भूमध्य सागर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये अच्छे से याद नहीं करोगे तो वहाँ पे कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो रोन यहाँ पे राइन होगा, रोन है और एब्रो है और टाइबर है, इनका मुहाना कहाँ है? भूमध्य सागर में है। लेकिन जो डान है ये काला सागर, ये काला सागर में जो गिरती है, कहाँ गिरती है? काला सागर में। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे हमको 4 वाला पता होता, हाँ तभी नहीं कर पाते इसमें। ठीक, कुल मिला के याद ही होना चाहिए। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, नगर हैं और नदी हैं, तो ये तो शायद कर ही लो आप लोग। देखो, जो आपको पता हो पहले वो करो। फ्रैंकफर्ट राइन नदी पे है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट कहाँ? जर्मनी में है। अगर जर्मनी पता होता तो राइन नदी कर लेते। ठीक ना। लो हावरे किस नदी पे है? ये सीन नदी पे है। ये लो हावरे सीन नदी पे है। अच्छा, मिलान है पो नदी पे। ठीक है, इटली की गंगा जिसे कहते हैं। इटली की गंगा कौन? इटली गंगा पो नदी। वारसा ये विस्चुला पे है। ठीक ना, तो कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फ्रैंकफर्ट 1 और 2 देखिए, 1 और 2 दो जगह है, यानी कि 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब इससे ये पता चल गया कि वारसा तो विस्चुला से है, क्योंकि D3 दोनों में है ना, ऐसे मिल गया ना। तो अब हमको एक बी या सी कोई पता चल जाए, तो सी अगर पता था कि मिलान पो पे है, सी का 4 ये करते तो हमारा पहला आंसर सही हो जाता है। ठीक है, कोलाइड विलेन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, कोलाइड विलेन एक समांगी मिश्रण होता है, कह रहा है कि कथन सही है। तो कोलाइड जो विलेन होता है ये समांगी तो होता नहीं है, क्या होता है? ये होता है विषमांगी। ठीक है, सॉरी, ये विषमांगी होता है, ऐसे लिखा जाएगा विषमांगी। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। कोलाइड विलेन टिंडल प्रभाव उत्पन्न करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो कौन सा? केवल 2। जैम्बेजी नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है कि असत्य देखना है, कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं भाई। इसका स्रोत कटंगा पठार है तथा मुहाना मोजाम्बिक चैनल है। बिल्कुल, कटंगा पठार है कहाँ पे? ये DRC में है, यानी कि कांगो रिपब्लिक कंट्री, यानी कि गणराज्य है ना। तो कांगो गणतंत्र में इसका है ये कटंगा पठार है, और इसका मुहाना मोजाम्बिक में गिरता है। अच्छा, मोजाम्बिक कहाँ पे है? तो मोजाम्बिक इधर। अब ये कौन सा? देखो यहाँ पे ये अफ्रीका है ना, ये मोजाम्बिक है यहाँ पे। अब बताइए कौन सा महासागर है यहाँ पे गिरती है? कमेंट करिए। इस पर विश्व के बृहत्तम प्रपात में से एक विक्टोरिया प्रपात स्थित है। हाँ बिल्कुल स्थित है। मोजाम्बिक में इस नदी पर करीबा बांध निर्मित है। नहीं, मोजाम्बिक में नहीं है, करीबा बांध तो है, लेकिन कहाँ है? ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया के पास में है। ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के पास में है करीबा बांध। यह जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे देश के मध्य राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल सही बात है। तो असत्य पूछ रहा था, तो असत्य कौन हो जाएगा? यहाँ पे सी वाला असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। यद्यपि हिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता है, ऐसा गांधी जी कह रहे थे। ठीक है ना, कह रहे थे ऐसा नहीं है कि आप हथियार डाल लो और स्वयं की आत्मरक्षा भी ठीक ना करो, ऐसा नहीं होता है अहिंसा। ठीक ना, तो उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा अपनी किस पत्रिका में किया गया है? तो यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, ये लगभग 1946 के टाइम में ये बातें कही गई थी इनके द्वारा। ठीक, पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। आइए, निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस से है? किस एक से है? मतलब, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। बहुत अच्छा कथन है, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। अब पहले अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाओ कि ऐसा कौन कह सकता है। ठीक है, देखो इन चारों में भारत के लिए सबसे अच्छा वायसराय कौन था? तो जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो तुरंत जो बता देगा कि भाई रिपन महोदय थे। ठीक है, ये अच्छे से कुछ काम किए हैं। और बाकी लिटन तो देखो कितना खतरनाक था, ओवेन मेरिडिस इसको कहते थे। और इरविन ने भी कुछ खास मतलब थे अच्छे, लेकिन वो क्या भारतीयों के पक्ष में इतना जो नहीं थे। करदन को तो पता ही है क्या किया था इसने। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन तो बचता है ना, और यही इसका सही आंसर भी है। बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा चलो, एक चीज़ पूछ लेता हूँ आपसे। पिछली बार मैंने कहा था, देखें आप लोग याद किए हो कि नहीं। इनके कार्यकाल सबके पता है कि नहीं आपको? इरविन का, लिटन का, कर्जन का, रिपन का। देखिए, जो लोग भी देखते हैं, जो पिछले कुछ वीडियोज़ में 1000-1100 लोगों ने भी देखा है, लेकिन 300-400 तो लोग देखते ही देखते हैं। तो एक काम करिए, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ना, इनको कमेंट करिए। भले आप कमेंट मत करिए, लेकिन प्लीज़ अपने माइंड में सोचना जरूर क्या मुझे याद है कि नहीं याद है। मैं कमेंट करना इसीलिए ही कहता हूँ कि देखो अच्छा याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है तो याद तो तुरंत। ठीक ना,
रिपन, मैं रिपन का बता देता हूँ, बाकी आप लोगों को जो बताना है। ये 1880 से 84 था, ठीक ना। बाकी तीनों को बताओगे तो आपके लिए ही बेहतर है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। मराठा सरदार और क्षेत्र देखने हैं। सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, होलकर। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता होगा आपको। देखो जिसके रट गए उसको तो कन्फ्यूजन नहीं होता होगा, लेकिन अगर नहीं रट हैं तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, तो आपको करना क्या है, इसमें कोई ना कोई क्लू लगाना है, कोई ना कोई पहचान ढूंढनी है, ठीक है। सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, होलकर, ये 6 लोग थे, सॉरी हाँ 6 थे शायद। तो देखिए यहाँ पे देखो होलकर जो है, होलकर इंदौर में है। होलकर कहाँ है? इंदौर। अब देखिए आपको थोड़ा सा लग रहा है होलकर इंदौर, होलकर इंदौर, 3-4 बार ऐसे ऐसे कहोगे, ऐसे चारों एक साथ पढ़ लियो, याद नहीं होंगे। एक एक को 8-8 बार कहो, होलकर इंदौर, होलकर इंदौर, आपको पक्का कुछ ना कुछ जो लग जाएगा, ठीक ना। जैसे सिंधिया थे, सिंधिया कहाँ थे? ग्वालियर में थे। अच्छा सिंधिया के पास एक चीज़ और, अभी हाल में जो सिंधिया परिवार है वो कहाँ है? राजस्थान के ग्वालियर में है। तो थोड़ा सा ये भी आप ट्रिक लगा सकते हैं कि अच्छा सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया है ना, तो राजस्थान के ग्वालियर में। गायकवाड़, अब देखिए गायकवाड़ और यहाँ पे गायकवाड़, यहाँ पे बड़ौदा, नहीं कुछ लग रहा क्लू है ना, पहचान गायकवाड़, अच्छा बड़ौदा, गायकवाड़ बड़ौदा एक जैसा कुछ लग रहा है ना, अड़ाड़ा यहाँ पे भी है। अब बचते हैं भोसले। भोसले कहाँ है? नागपुर में है, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हो। मेरी ट्रिक अगर भाई हंसी आ रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे ही याद करता रहता हूँ, ठीक है। तो मराठा जो साम्राज्य था ये 5 बड़े सरदारों में का एक महासंघ था। तो 5 में 4 यहाँ हैं, एक बचता है, कौन बचता है? पूना, सॉरी पेशवा। तो पेशवा कहाँ होता था? पूना में होता था, पेशवा पूना। तो ये तो कर लोगे ना, क्योंकि सतारा 2 ही यहाँ मुख्य स्थान थे महाराष्ट्र में जो, तो सतारा में छत्रपति रहता था। कौन रहता था? छत्रपति सतारा में, और पेशवा कहाँ रहते थे? पूना में रहते थे। तो ये कर लोगे। अब ये 5 मैंने तुमको याद करा दी, मानो या ना मानो आप, है ना। लेकिन क्या हो गया, याद आपको पूरे हो गए। बढ़ जाते हैं आगे। 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। किसने किया था? दर्पण नामक सरकारी, सॉरी क्या था, साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। देखिए किसने किया था? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा, ठीक है। अब मैं फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि ये तो हो गया। अब बताइए आप लोग, दर्पण ये पत्रिका किसकी थी? ठीक है, बहुत मोस्ट है। जिन लोगों ने पीआईक्यू किया होगा आराम से पता होगा, कमेंट जरूर करिए भाई आप लोग, ठीक ना। अच्छा तो ये 1832 के टाइम पे बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण नामक साप्ताहिक पत्र का प्रारंभ किया था, ठीक है। ये सुधारक थे और ब्राह्मणवादी कट्टरता की आलोचना किया करते थे और हिंदू प्रथाओं में आम सुधार मतलब की कोशिश करते थे कि सुधार आए कुछ, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। पूना की संधि 1817 निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? ठीक है, अब जिनको थोड़ा सा भी देखो क्वेश्चन ये सरल है, क्योंकि देखिए 1817 में यानी कि 1818 में ही पेशवाई समाप्त हो गई थी। पेशवाई फिनिश 17-18 में, कहीं कि 17 लिखा होता है, कहीं कि 18। अच्छा एक चीज़ देखना आप लोग, एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना, एनसीईआरटी की, उनसे और ये जो आम बुक हैं उसमें डेट में 1 साल का अंतर कहीं कहीं भी रहता है, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो, पेशवाई समाप्त हो गई थी। अब पता है आपको आंग्ल मराठा कितने युद्ध हुए थे मुख्य मुख्य, है ना। तो 3 ही तो हुए थे मुख्य मुख्य, तो तृतीय में ही होगी, लास्ट में हुआ यही, पेशवाई खत्म, बात खत्म। कौन था? तो बाजीराव द्वितीय, ये हार गया था, संधि करनी इसने पूना की और पेशवाई इसकी समाप्त हो गई थी, ठीक ना, तृतीय में। अच्छा अब आप लोग, चलो मैं ही बता देता हूँ, यहाँ पे कौन था? हेस्टिंग महोदय थे। कौन थे? हेस्टिंग महोदय, ठीक ना। बढ़ जाते हैं आगे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समितियों के सदस्य रहे हैं? बहुत मोस्ट व्यक्ति हैं ये कई बार पूछे भी गए हैं। तो देखिए अनुशीलन समिति में भी सदस्य रहे हैं, युगांतर में भी रहे हैं, गदर पार्टी में भी रहे हैं। अब देखिए युगांतर किसने बनाई थी? बालेंद्र घोष ने। गदर पार्टी किसने बनाई थी? बताइए, लाला हरदयाल ने बनाई थी ना। अनुशीलन समिति आप कमेंट करो किसने बनाई थी अनुशीलन समिति, ठीक ना। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन वाली है कि मैंने बताया कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, लाला हरदयाल, ठीक है। बहुत सारी किताबें सोहन सिंह भाखना भी मिल जाएंगे, सोहन सिंह भाखना। तो ये दोनों लोगों ने मिलके किया था, इसको ध्यान रखना। जैसे ये है युगांतर, बालेंद्र कुमार घोष इसको लेके ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसमें सहयोग कौन किया था? अरविंद घोष ने भी किया था, ठीक। युगांतर पार्टी भी थी और पत्रिका भी थी। अनुशीलन समिति पी मित्रा थे, ठीक है। ये कौन थे? पी मित्रा, प्रमथ करके थे, प्रमथनाथ, ठीक है ना, मित्रा, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं आगे। तो यानी कि उपरोक्त में सभी में ये सदस्य थे। आइए देखते हैं, घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बीजापुर का युद्ध है, जजाऊ का युद्ध है, ब्लैक होल की घटना है, ठीक है। तो देखिए पहले जजाऊ जो याद है वो देखो, जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? किसी को याद है क्या घटना थी इसमें? जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, उसके बाद में उसके 2 पुत्र मुअज्जम और आजम, इनके बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर मुअज्जम जीतता है, यानी बहादुर शाह जो होता है प्रथम, बहादुर शाह जो उसका बहादुर शाह प्रथम। तो ये होता है 1707 में। ब्लैक होल की घटना कब होती है? 1756 में, 20 जून को, पता है ना। नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था यहाँ पे, और हालवेल नामक व्यक्ति ने इसकी चर्चा की है। हालवेल ने, क्या हुआ था कि बार बार उनको परेशान कर रहे थे ना, ठीक, नवाब को अंग्रेज़ लोग व्यापार के चक्कर में।
तो इसने क्या किया, इसने इसको मतलब दौड़ाया और एक 4 विलियम की छोटी सी कोठरी में काफ़ी लोगों को बंद कर दिया। तो उसी में दम घुटने से लोगों की मौत हो गई थी। हार्वेल वहाँ पे था, हार्वेल एक व्यक्ति था, उसने बाद में वो जीवित बचा और उसने ये सारी घटना बताई। तो 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई, ठीक, बंगाल में हुई। जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ और बीजापुर का युद्ध हुआ ये 1709 में। तो देखिए आप लोग, 7 में हुआ जजाऊ कहने कि 2 नंबर पहले आएगा और 2 पहले सिर्फ 1 में ही है, बस बाकी हमारा कोई काम ही नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? देखिए, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। सही है ना, बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी। हाँ, बिल्कुल कर दी थी। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया? नहीं। कैसे हुआ था स्थगित? चलो बताइए, तब तक मैं और देखता हूँ। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त का लक्ष्य था। हाँ, जो ये तो था। देखो, कोई बैठक इसके लिए नहीं होती। चौरा चौरी में जो घटना हो गई थी, चौरा चौरी में कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। क्या था कि शांतिपूर्ण रूप से गांधी जी के आह्वान पर लोग वहाँ पे रैली निकाल रहे थे। किसके नेतृत्व में? तो भगवान अहीर नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में। लेकिन वहाँ पे कुछ पुलिस कर्मी खड़े थे और उन्होंने उनको उकसाया और उकसाने में ही भीड़ क्या हो गई, वो थोड़ा हिंसक हो गई और वो जो पुलिस की चौकी थी वहाँ पे आग लगा दी, है ना। तो गांधी जी को जब ये बात पता चली तो इनको, ये भाई अहिंसा के पक्षधर थे, इन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात हो गई और हमने कहा था हमारा पूरा जो है आंदोलन अहिंसक रहेगा, ये तो हिंसा हो गई और अब हम अपना आंदोलन खत्म करते हैं। ठीक ना। तो 5 फरवरी को हुआ था, फिर 12 फरवरी को ये समाप्त कर दिया गया था। तो इसके लिए कोई बैठक वगैरह नहीं हुई थी। ठीक, समझ में आई बात? हाँ, अच्छा, हुई भी थी तो मतलब क्या था, ये अहमदाबाद में नहीं हुई थी। मुझे याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो गलत है, सी वाला तो गलत है। हाँ, ये जो है ये बारदोली में हुई थी, मैं देख के आया हूँ भाई, बारदोली में हुई थी बैठक, अहमदाबाद में नहीं हुई थी। लेकिन इसका निर्णय गांधी जी ने तुरंत ही ले लिया था। ठीक है, इसमें तो बैठक की तो बात की बात है, तो ध्यान रखना। फिर ये कह रहे हैं सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। क्या ये सही है? देखो इसके नीचे यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है ना। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब कांग्रेस की स्थापना हो गई, कब हुई? 1885 में। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि ये सेफ्टी वाल्व है, अंग्रेजों ने इसको सेफ्टी वाल्व की तरह यूज़ किया है। कारण क्या होता है? सेफ्टी वाल्व क्या होता है? जैसे अगर घर में कुकर में सब्जी बनती है ना, कुछ बनता है, तो अगर वो सेफ्टी वाल्व ना हो ऊपर तो एकदम कुकर फट जाएगा नहीं ना, जो प्रेशर थे। ऐसे क्या था कि देश में कुछ भी हो, जब कोई दिक्कत होगी तो ये कांग्रेस के लोग हमसे मिलेंगे आके और इनको हम समझा देंगे। वैसे क्या होगा, जब कोई संस्था ही नहीं होगी, कोई मीडिएटर ही नहीं होगा, तो एकदम जो विद्रोह हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत पे काम करते ही कांग्रेस यंग इंडिया में कहा था इन्होंने। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। हाँ बिल्कुल, बात दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं सही है। इसकी व्याख्या से इससे कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, कौन था यहाँ पे गवर्नर? तो डफरिन। यह भी कहा जाता है कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन ने ही कहा था ये सूक्ष्म लोगों की संस्था है। ठीक है ना। कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था कि कांग्रेस जो लड़खड़ा रही है मरने के लिए, और मैं इसमें इसके क्या है, इसको मरने में हम अपना सहयोग करेंगे, है ना, इस तरीके कुछ कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए 1962 में कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी? ठीक ना। देखिए, श्रीलंका के साथ में तो सीमा विवाद अभी तक तो खास कोई हुआ नहीं है, वही कच्चा तीव वाला द्वीप वाला सिस्टम है, तो उसका तो कोई वो नहीं है। पाकिस्तान के साथ होता रहता है, लेकिन सबको पता होगा कोलंबो समझौता कोई इसके साथ में नहीं हुआ। अफगानिस्तान के साथ में भी हमारा कोई सिस्टम अभी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जो 106 किलोमीटर सीमा लगती भी है वो पीओके में है, तो वो तो तुरंत से ही जो लफड़े में चल रही है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चाइना ही बचता है यहाँ पे, चाइना ही है। ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं भाई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देख लेते हैं। उसने सिजरा एवं पैबोस की प्रथा समाप्त कर इस स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। ठीक ना। तो ये कौन था चहार तस्लीम? ये शाहजहाँ महोदय थे। पंडित जगन्नाथ उसके राजकवि थे। हाँ बिल्कुल, तो शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ। शाहजहाँ का कार्यकाल चलो बताइए, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, फिर देखते हैं। हर्ष के समय से कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, हर्ष के समय कन्नौज का राजनीतिक शक्ति क्या हुआ था कि हर्ष 606 के टाइम ही, 600 के बाद से ही छोटे छोटे राज्य हो गए थे। यहाँ छोटे छोटे राज्य मतलब क्या, जो सामंत थे वही क्या छोटे छोटे राजा बनने लग गए थे। हर्ष काल में उच्च अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीर दी जाती। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या था कि जैसे किसी को अगर 10 गाँव दे दिए गए ना, अब वो वहीं का क्या हो गया, 10 गाँव का हो गया राजा। ऐसे धीरे धीरे केंद्र कमजोर होता गया, ये लोग मजबूत होते गए। क्या हो गया, ऐसे ही क्या हो गया, वहाँ पर शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था चल पड़ी अच्छे से। तो ये बिल्कुल सही बात है, व्याख्या भी इसकी सही कर रहा है। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर।
पढ़िए 32 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह कुल की नीति अपनाई। बिल्कुल, अकबर राजतंत्र को धर्म एवं संप्रदाय से ऊपर मानता था। हाँ, ये बात भी सही है, ठीक ना। इसके कारण और ये जो अभिकथन है इसका ए और कारण जो आर है दोनों सत्य हैं, ठीक है, और सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक ना। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए संस्थाएं हैं और संस्थापक हैं, कह रहा कि कौन सम्मिलित नहीं है, ऊपर दिया गया है, ठीक है। अब ये संस्थाएं बहुत मोस्ट है भैया, कंफ्यूज बहुत करती हैं, वही वाली बात है, 8-8 10-10 बार एक बार में कहो, एक एक चीज़ याद हो जाएगी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राधाकांत देव ने बनाया था, ठीक है। लंदन इंडिया सोसाइटी दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी नहीं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाए थे दादा भाई नौरोजी ने, ये भी बनाई थी। लंदन इंडियन कमेटी पुरुषोत्तम दास मुरालिया, सही बात है, तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, सी और सम्मिलित नहीं है। तो कांग्रेस के पहले जो भी संस्थाएं हैं लगभग 6 या 7 हैं, 6-7 संस्थाओं को अगर आप 15 मिनट देंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, तो दे लीजिए आज जरूर। प्रश्न और प्रकृति देखना है यहाँ पे, तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, अल्प सूचना प्रश्न है, प्राइवेट सदस्यों से प्रश्न है। कह रहा है सुमेलित करें, इसे सुमेलित करना है। देखिए तारांकित प्रश्न जो होता है ये हरे रंग का होता है, हरे रंग से मतलब इसको सूचित किया जाता है। अतारांकित जो होता है वो होता है सफ़ेद रंग, अतारांकित। अल्प सूचना का जो प्रश्न होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है, और प्राइवेट सदस्यों के जो प्रश्न होते हैं वो पीले रंग पे होते हैं, ये सूचक होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले, इस पेपर से पहले आपने ये पढ़ा था, कमेंट जरूर करना। मैंने तो नहीं पढ़ा था, मैंने जब ये टेस्ट तो देखा तभी मैंने पढ़ा था ये चीज़ें। हाँ अच्छा, ऐसा भी होता है क्या। तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और प्राइवेट सदस्यों से प्रश्न, ये क्वेश्चन में कई बार विभाग में जो आ चुका है, इसको आप लोग ध्यान रखना। बढ़ जाते हैं आगे। पीएच स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन असत्य है, मैं एक बार इसको बता भी चुका हूँ। देखिए पढ़िए, पीएच स्केल विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। हाँ जी बिल्कुल दर्शाता है, ठीक ना। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही उच्च होगा। नहीं, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही क्या होगा, कम होगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। यानी ये वाला असत्य हो गया। असत्य पूछ रहा था। विलयन में OH की सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है कि क्षार की शक्ति बढ़ गई है। बिल्कुल। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 14 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो मोटा मोटा याद रखो कि 7 जो पीएच मान होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है। 7 के ऊपर वाले क्षारीय, 7 के नीचे वाले अम्लीय होते हैं। सोरेनसन महोदय ने ये पैमाना दिया था, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत हैं और अम्ल हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। कह रहा कि कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए सिरका में एसिटिक होता है, बिल्कुल। टमाटर में टार्टेरिक नहीं होता। क्या होता है टमाटर में, आगजैलिक होता है। कौन सा होता है, आगजैलिक, ठीक है, आगजैलिक होता है। नेटल का डंक मैथनाइक होता है, बिल्कुल। संतरा सिट्रिक होता है, बिल्कुल, यानी कि बी वाला सही सम्मिलित नहीं था। बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित तिलहनों में से किसमें सर्वाधिक अल्फा लिलोल, क्या लिखा है, लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है, किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो अलसी में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जो होता है ओमेगा 3 फैटी, तो इसी को कहते हैं, इसी से बनता है। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन सी हो सकती हैं। ब्लैकफुट होता है, हाँ। हाइपर केराटोसिस होता है, ये भी होता है, दोनों ही होते हैं ये, एक और दो दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो आर्सेनिक से कौन सा होता है, ब्लैकफुट और हाइपर केराटोसिस, क्या लिखा है, केराटोसिस होता है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, क्या विद्युत चालकता समान है, कि क्रिस्टल संरचना समान है, या घनत्व समान है, या परमाणु भार समान है। तो क्या समान है, परमाणु भार। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के क्या है, अपर रूप हैं, और कार्बन के अपर रूप हैं तो इनका परमाणु भार क्या है, समान होता है। जबकि विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना तथा घनत्व ये सब भिन्न होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अमरवेल, किलनी, जू और लीच सरीखे जीव, पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। दो, अगर समझ में नहीं आ रहा फिर से पढ़िए। जो अमरवेल, किलनी, जू और लीच ये सब क्या होते हैं, परजीवी तो होते हैं। अमरवेल भी किसी पेड़ पे क्या होती है, फैल जाती है। तो ये कह रहा है कि क्या जिसका सहारा ये लेते हैं उनको बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, उनको मारते नहीं है ये, और उनके साथ ही अपना जीवन यापन करने लगते हैं। फिर लिखा है कि ऐसा कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। एक कोशिकीय जीव अपने संपूर्ण शरीर से भोजन ग्रहण कर पोषण प्राप्त करते हैं। नहीं, देखो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता था, जो लिया जा सकता है, जैसे अमीबा है ना। तो ये वाला तो गलत हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक ना, मैं इसको बाद में आपको बता दूंगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है। हाँ जी बिल्कुल, राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है, बिल्कुल। देखिए फिर से पढ़ो। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप, अब यहाँ पे कट कर लो थोड़ा सा, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से ही सब कुछ कितनी आर्थिक समृद्धि है मापी जाती है। यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है, बिल्कुल। राष्ट्रीय आय भी तो इसी से फिर हम डिनोट करेंगे, सॉरी। तो ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी करते हैं।
उन किसानों, वायरस में क्वेश्चन देखते हैं, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं परंतु वे धनाढ्य नहीं हैं कहा जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो क्या कहा जाता है इनको? बुलक कैपिटलिस्ट। ठीक है, बुलक क्या होता है? बैलगाड़ी को कहते थे बुलक कार्ट, ठीक ना। तो बुलक कैपिटलिस्ट उन किसानों को कहा जाता है जो न तो भूमिहीन कृषि सीमांतों के अंतर्गत जो आते हैं, ना ही बड़े जमींदारों के अंतर्गत आते हैं, बीच वाले को कहते हैं, ठीक ना। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। योजनाओं को उनके आरंभ किए जाने की तिथि के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो ये बहुत दिक्कत है। और चूंकि देखिए, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मेरा युवा भारत, पीएम जनमन। देखिए, अब दिक्कत यह है कि ये सब 23 में शुरू हुए हैं। वाह, अब इसमें डेट अगर नहीं मालूम तो कुछ नहीं होगा। तो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये जो 4 जनवरी को शुरू हुआ है 2023 में। पीएम विश्वकर्मा, ये तो आप लोग कर लोगे क्योंकि ये 17 सितंबर पीएम जी के जन्मदिवस पे 2023 में लॉन्च की गई थी। मेरा युवा भारत, ठीक है, ये 31 अक्टूबर को 2023 में, ठीक है, किसके जन्मदिवस पर? आप लोग कमेंट करिए, कमेंट तो करते नहीं हो। पीएम जनमन, ये 15 नवंबर को 2023 में लॉन्च की गई थी। अब इसका आप लोग क्रम आराम से लगा लोगे, ठीक है। बुक्सा जनजाति, पढ़िए इसके बारे में। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। जी बिल्कुल। किरात वंश के हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, मुख्य भोजन मछली और चावल है। तो देखिए, बिजनौर में तो ये निवास करते हैं, लेकिन किरात वंश के नहीं होते हैं। किरात वंश के लोग कौन से होते हैं? थारू लोग किरात वंश को अपने आप को मानते हैं, थारू, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं होगा। हिंदी भाषा बोलते हैं, बिल्कुल, बुक्सा हिंदी भी बोलते हैं, मुख्य भोजन इनका मछली और चावल है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन में क्या, केवल 3 सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भाई? 45 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बात है, 100 सदस्य हैं। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 या न्यूनतम 60 निश्चित है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा नहीं है? 60 नहीं है, कितनी? 40। बाकी तो सही है, लेकिन 60 नहीं, 40, न्यूनतम 40 निश्चित है, ठीक ना। तो यूपी में कितनी है? 403 है। और कहाँ? विधानसभा में। और 100 कहाँ है? ये एक सॉरी, ये मतलब विधान परिषद में है, ठीक है। तो एक सही है लेकिन 2 गलत है, यानी आर गलत है, सी वाला हो जाएगा। कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रोजेक्ट, दिल्ली, प्रथम दिल्ली दरबार, राज उपाधि अधिनियम, भारत में स्थानीय संसाधन की शुरुआत। अब वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था ये कब आया था? ठीक है, कब आया था? देखो, राजा की जो उपाधि अधिनियम था ये 1876 में आया था। पहले जो याद है वो करो, मतलब जो ठीक से याद है, आया था ना 1876 में। अच्छा, प्रथम दिल्ली दरबार जनवरी में कब हुआ था? 1877 में। वर्नाक्यूलर कब? 1878 में, एक कम हो गया है ना, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन सबको पता होगा 1882, तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमको यहाँ पे पता था कि सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले 3 वाला आएगा, तो देखिए 3 में भाई 3 था, एक को ही एलिमिनेट कर पाए हम। सबसे लास्ट में अगर पता होता था कि 82, इसके बाद में तो नहीं, तो देखो 4 वाला लास्ट में कहाँ है? 4 वाला 2 में है, लेकिन 1 वाला पहले से पता था, यहाँ पे बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए भाई, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड कर्जन था। करा सही नहीं है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थोड़ो था, ये क्या था? यहाँ का था फ्रेजर महोदय थे। कौन थे? लेफ्टिनेंट यहाँ के थे फ्रेजर महोदय, एंड्रू फ्रेजर जिनको कहते थे, ठीक है। जबकि ये कर्जन क्या था? ये वायसराय था पूरे भारत का, ठीक ना। तो सही नहीं, ये यही वाला हमारा आंसर हो गया। लेकिन बाकी पढ़ लो। बंग भंग आंदोलन के समय ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बिल्कुल, इन्होंने कहा था स्वदेशी अपनाओ और इनको फेंको बाहर, ठीक है। तो इनको होली जलाई गई जो गई थी विदेशी कपड़ों की, है ना। किसने? अच्छा चलो कमेंट करिए। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी निष्ठुर, जो विदेशी वस्तुओं को जलाना निष्ठुर बर्बादी, किसने कहा था? मद्रास के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। हाँ जी बिल्कुल। इस आंदोलन में पहली बार महिलाएं घर से बाहर निकली हुई थी। हाँ बिल्कुल, शामिल हुई थी। अच्छा, अब आप लोगों को एक ही तो मैंने काम दिया है कि ये जो कथन बताया है इसका ये किसने कहा था ये बताना। मैंने 16/7, चलिए छोड़िए, बढ़ जाते हैं आगे, वरना कहोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन। नील विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? ठीक है, नीचे इसके कोड दिए गए हैं। अच्छा, नहीं कुछ और कह रहा था, कौन से सही हैं? अच्छा, हाँ, कोड के आंसर बताइए कि कौन सा सही है, ठीक है। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले से हुई थी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। नील की शुरुआत कहाँ हुई थी? बंगाल के नदिया से हुई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। बिल्कुल सही बात है। इसका विद्रोह 1859 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। इसका वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। बिल्कुल सही बात है। अभी जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो यही मिल गया, देखो आप लोगों को, है ना। तो ये भैया चारों सही है, 1 2 3 4। कौन सा एक गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं आता? देखिए, न्यूनतम सीमा का जो निर्धारण आता है, नैतिक दबाव ये भी होता है, साख मानदंड का निर्धारण ये भी होता है, सीमांत स्थायी सुविधा दर ये नहीं होता है, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे।
बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। देखो यही पूछने वाले थे अभी कि कब, जो डेट पूछ रहे थे वो यही थी। तो क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। तो 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस, क्योंकि इस दिन प्रभावी हो गया था। ठीक है, 20, 7, 16 3 डेट थी। ठीक ना, बढ़ जाते हैं आगे। 16 अक्टूबर 1905 इसी फिर क्या था, राखी दिवस मनाया गया था। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधी थी। किसने कहा था, किसके कहने पे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के कहने पे। ठीक ना, बढ़ जाते हैं आगे। तो 7 अगस्त, अच्छा यहाँ पे समझ लो, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या हुआ था, घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, 16 अक्टूबर को। ठीक ना, तो ध्यान रखना इसको। फ्लोरिडा जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है, फ्लोरिडा जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है, तो मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और जबकि किसको अलग करती है, फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन उत्तर है, फिर दक्षिण में कौन है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार। तो अब इन तीनों में जिनको पता है कि सबसे पहले कौन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो गोदावरी ही होगा। ठीक है, उसके बाद कृष्णा है। अच्छा, जिसको पता है कि कावेरी लास्ट में है तो ये कर लेगा आराम से, क्योंकि एक में ही है। ठीक है, कृष्णा, सॉरी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी। अगर पता था कि कावेरी लास्ट में है तो एक में तो है, इसमें सिर्फ इसी वाले में ये कर लेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, करिए। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा ठीक है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 में हुई थी। हाँ जी बिल्कुल हुई थी। हाल की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर को 1964 में। इसका मुख्यालय मुंबई में, अरे नहीं भाई, कहाँ है इसका, इसका है बेंगलुरु में। ठीक है, इसके प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो कहता है कौन सही नहीं है, केवल 2, ये नहीं सही है भाई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नवी अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। किस वाद में ऐसा कहा गया था, तो IR कोलो बनाम तमिलनाडु राज केस में ऐसा कहा गया था। देखिए, समय समय पर सरकारें अपना पेंच फेंकती रहती हैं और न्यायपालिका हम लोगों को बचाता रहता है। ठीक है, तो यही था। देखो, जो भी कहते थे कि 9वीं अनुसूची में डाल दो तो उसमें भाई कोई न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं हो पाएगी, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो न्यायिक समीक्षा है, जो संविधान की मूल जो आत्मा है, मूल विशेषता है, इसको फिर वो नहीं हो जाएगा, ठेस नहीं पहुंचेगी। तो फिर उसने एक डेट दी। कौन सी डेट थी, 24 अप्रैल 1973। कहा कि इसके बाद जो भी सम्मिलित होंगी उनकी सबकी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसके बाद की जो भी रहेंगी। ठीक है, बात समझ में यहाँ पे, कोई बात नहीं। मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है। कौन सा मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है, भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महापरिनिर्वाण मंदिर, संकट मोचन मंदिर। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ नहीं है, क्योंकि कहाँ है ये, ठीक, ये है कुशीनगर में, क्योंकि वहीं पे इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत क्वेश्चन सरल था। बनारस के पास में दूसरा स्थान कौन है, सारनाथ, बुद्ध से संबंधित है ना। इसको श्रेयांश नाथ जो थे 11वें तीर्थंकर, इनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। ठीक ना, आप देखते हैं इसको मृगदाव भी कहते थे, ऋषपत्तनम, मृगदाव, ये इसी के नाम थे सब। लोकगीत और क्षेत्र देखते हैं, होरी, ईसुरी फाग, ढोला और कजली, इसको कजरी भी कहते हैं। तो होरी कहाँ है, होरी खेले रघुवीरा नहीं, यहाँ पे कुछ और कहोगे, कृष्णला है ना, होरी ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, ईसरी फाग कहाँ होता है, ईसरी फाग होता है बुंदेलखंड में। और ढोला कहाँ होता है, ढोला पश्चिमी क्षेत्र में होता है। कजरी तो सबको पता है, सदाबहार है, कहाँ होती है, मिर्जापुर में होती है। तो डी का फर्स्ट अगर हमको पता होता तो हम 50% अपने आंसर तक पहुँच गए होते। ठीक ना, और इससे हमको ये भी पता चल जाता कि भैया होरी तो ब्रज क्षेत्र में ही है, क्योंकि इसमें दोनों में 2 रखे हैं। फिर वही फंसा कि हमको बस कोई ढोला या ईसरी फाग से कोई एक पता होता, तो ढोला पश्चिमी यूपी में है, सी का 4 है, यानी हमारा डी वाला सही हो जाता आंसर, है ना। भारी जल को भारी कहा जाता है क्योंकि घनत्व साधारण जल से कम होता है, नहीं, इसको घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, तभी इसको भारी जल कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, यूरे महोदय ने की थी। ठीक है, और इसको नाम क्या होता है, इसको कहा जाता है ड्यूटोरियम के ऑक्साइड, इसी को कहते हैं भारी जल। ठीक है, बढ़ जाते हैं। ये इसका काम क्या होता है, ये मंदक के रूप में काम करता है। देखिए, सल्तनतकालीन आर्थिक शब्दावलियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, निर्ख है फरमानी, हक है दीवानी, महसूल, फवाजिल। अब जो आपको याद है पहले वो देखिए। ठीक है, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, जो निर्ख है फरमानी, राज्य द्वारा घोषित मूल्य, बिल्कुल, फरमान जारी कर दिया। ठीक है, हक है दीवानी, रात को सी मांगे, बिल्कुल। महसूल, राज्य द्वारा जो निर्धारित पैदावार, जी नहीं, ये राज्य द्वारा नहीं, ये क्या होता था, भू राजस्व जो होती थी, एक सेकेंड, भू राजस्व के अनुमान को कहते थे महसूल, कहते थे। अच्छा चलो बताओ, ये 4 गांव हैं, यहाँ पे कितना महसूल होगा, मतलब कितना रेवेन्यू आ सकता है, तो बोले कि भाई 4 लाख आ सकता है। चलो ठीक है, 4 लाख महसूल है। ठीक है, फवाजिल क्या होता था, ये राजस्व का अधिशेष होता था, जो भी बचता था वो स्थायी जो खजाने में जमा होता था। ठीक ना, तो यहाँ पे सी वाला ही सही सम्मिलित नहीं था।
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? बताइए भाई, 104वां आया था अभी, है ना, उसके द्वारा क्या होगा? समाप्त कर दिया गया। बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मद्रास नेटिव कब बना थी? मद्रास नेटिव 1852 में, बिल्कुल सही बात है। पूना सार्वजनिक सभा 70 में, ठीक है। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836 में, ठीक है। लैंड होल्डर्स कमेटी 1838 में, ठीक। तो कह रहा था कूट से मिलाइए, अब हमने इसके डेट लिख दिए हैं, आप तो मिलाना, यहाँ पे नीचे आंसर है, ठीक है। कथन पर विचार करना है। खार्किव शहर यूक्रेन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। कह रहा कि कौन सा, कहाँ गया, कौन सत्य कथन चुनने हैं। तो खार्किव शहर यूक्रेन के उत्तर में नहीं है, पूर्वोत्तर में है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम नहीं, पूर्वोत्तर में है ये, पश्चिम में नहीं, पूर्वोत्तर में है, यानी यही वाला गलत हो गया। जर्मनी की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? हाँ जी बिल्कुल, जर्मनी की सीमा यूक्रेन से साझा नहीं करती है, क्योंकि यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले प्रमुख देश कौन कौन से हैं? अभी तो चर्चा में बहुत ज़्यादा चर्चा में, क्योंकि कहाँ युद्ध में फैला हुआ है वो, तो बेलारूस उससे करती है ना, बेलारूस सीमा साझा करती है, पोलैंड करता है, इसीलिए तो इन दोनों लोगों को बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि अब फिर स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और रूस, ठीक ना। स्लोवाकिया, हंगरी है, रोमानिया है और रूस है, ठीक ना। तो समझ में आगे बढ़ सकते हैं। सदन में किसी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष को छोड़कर कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है? क्वेश्चन 62 है, यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन दे रखे। तो भैया क्या सदस्य को छोड़ के होता है? तो देखिए, सदन की किसी भी बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष सहित, ध्यान रखना, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है, ठीक है। तो अध्यक्ष के बिना नहीं, अध्यक्ष के सहित, नहीं, वाला गलत हो गया। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब कोरम पूर्ण हो जाता है। हाँ, ये बात सही है, अध्यक्ष जब भी पीठासीन होता है जब कोरम पूर्ण हो जाता है। शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है? बताइए, सही है कि नहीं? नीचे इसके ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। सर्दियों में मेटाबॉलिज्म असक्रिय हो जाता है? नहीं, असक्रिय तो बिल्कुल नहीं होता है, असक्रिय काहे हो जाएगा, ठीक ना। शरीर में कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की वजह से सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक ना, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ए सही है जो, परंतु आर गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। मेंटल का विस्तार, देखिए इसको हम अपनी पहली सीरीज में बता चुके हैं अच्छे से विस्तार से, ठीक ना। तो यहाँ पे सीधे आंसर पर चलते हैं। मोहो असंबद्धता से 2900 किलोमीटर तक। फिर से एक बार बता दूँ, कोनराड असंबद्धता, मोहो, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमन, ठीक है। ये होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक, समझ में आई बात। इसके भी 2 भाग होते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं, इसके भी होते हैं। ये वाला ठोस होता है बिल्कुल, ये वाला थोड़ा सा क्या होता है, लिक्विड में होता है, ऊपरी जो कोर होता है। और जो ये मेंटल का ऊपरी भाग होता है, ये भी थोड़ा सा क्या होता है, लिक्विड में होता है। क्रस्ट ठोस होता है लगभग, क्रस्ट तैरता रहता है मेंटल पे, मेंटल प्लूम बोलते हैं जिसे, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम है। देखिए जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कहाँ है भैया, तो कौन सा था? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद बोलते थे, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, ऐसे रटते थे हम लोग, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, यानी कि 2143, 2143 ये वाला सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के दायित्वों से संबंधित है? कौन सा? 78 है, 78 है, ठीक ना। बाकी 76 का ऐसे है, महान्यायवादी से है, 80 का ऐसे है। भाई आप लोग कमेंट करो, कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? कब से हुआ था ये? 5 जुलाई 2004 से। इस जबकि 2003 में ये बन गया था, लेकिन प्रभावी कब हुआ था? 5 जुलाई 2004 से, ठीक है। देखिए यहाँ पे विचार करिए कौन से सही सुमेलित हैं। फेल्लाह, ब्लैक फेलो, एबोरिंजिस, यहाँ पे कुछ जनजातियाँ दी गई हैं। तो फेल्लाह जो होते हैं ये नील नदी में खेतिहर मजदूर को कहते हैं, फेल्लाह, बिल्कुल सही बात है। और एबोरिंजिस ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहते हैं क्या? कह रहा कि क्वेश्चन क्या कहता है, सही सुमेलित हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं। ब्लैक फेलो ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, ये भी सही है, तो यानी कि सब सही है, ठीक। बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए भाई, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय को परिकल्पित किया गया है, ठीक है। तो भाई कह रहा कि असत्य है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रस्तावना में 4 प्रकार की स्वतंत्रता 4 प्रकार की तो नहीं है। देखो न्याय तो हैं 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन स्वतंत्रताएं हैं 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, ऐसे सुन लो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। धर्म और उपासना एक में ही है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। देखो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, सॉरी 5 प्रकार की है ना।
और फिर क्या करें, प्रस्तावना में 3 प्रकार की समता को परिकल्पित किया गया है। समता तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो यहाँ पे कह रहा था, एक सेकंड देखता हूँ, असत्य पूछ रहा था। हाँ, तो ये वाला दोनों असत्य हैं, क्योंकि समताएं 2 प्रकार की हैं, स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की हैं, ठीक ना। 70 देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहाँ से अपनाया गया है? तो कहाँ से अपनाया गया है? अच्छा, कहाँ कहाँ अपनाया गया है? तो राष्ट्रपति में जो होता है और विधान परिषद में होता है, बाकी ये तो प्रत्यक्ष में ही होते हैं ना। तो 4 वाला, 1 और 4 सही हो गया। गरीबी की गहनता को किसने स्पष्ट किया था? किसने स्पष्ट किया था गरीबी की? तो ए के प्रोफेसर जो ए के सेन थे, इन्होंने 1973 में एक लेख प्रकाशित किया और यहाँ पे गरीबी की गहनता जो विधि को विकसित किया था इन्होंने, ठीक है। एनएसओ की स्थापना किन 2 संस्थाओं से मिलकर की गई थी? तो एनएसएसओ तथा केंद्रीय सांख्यिकी ऑफिस सीएसओ, ठीक है, इनसे मिलकर की गई थी। ठीक, कब? 2019 के टाइम पे, ठीक है। 73 नंबर देखते हैं, महिला साक्षरता दर सबसे कम तथा सबसे अधिक, ठीक है, सबसे कम सबसे अधिक। तो श्रावस्ती में सबसे कम है, सबसे जो अधिक कहाँ है? कानपुर में है, ठीक है। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर ये सब पिछड़े जिले हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए, गोमती बैराज है, लौकुश बैराज है, गोकुल बैराज है, यानी कि सभी हैं। तो गोकुल बैराज कहाँ है? ये मथुरा में है। लौकुश बैराज कहाँ है? ये कानपुर में है, ये भी कभी पूछ सकते हैं। और गोमती बैराज कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है, ठीक ना। क्वेश्चन 75 की ओर, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करते हैं, ध्यान से पढ़ना। ये प्रकाश, हाँ बिल्कुल करते हैं भाई, सत्य पूछ रहा था, बिल्कुल। ये जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो बिचौलिए हैं, बिल्कुल दोनों सही हैं, ए और सी दोनों अच्छी सही हैं, ठीक है। उत्पादक जो होते हैं वो जैविक और अजैविक के बीच बिचौलिए भी होते हैं। तो 75 क्वेश्चन हो गए, 75 नेक्स्ट वीडियो में कर। तो देखिए आप लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को, कमेंट करिए, कमेंट जरूर किया करिए जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई यहाँ तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ अनसब्सक्राइब वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा देखते हैं, सब्सक्राइब वाले बहुत कम देखते हैं, मतलब लोग देख के और निकल गए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, उम्मीद पे खरा उतरेंगे, अच्छे से वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।